जय श्री राम सबको। फिर से हम आप सबके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा फिर से हमारे सामने जो बैठे हैं मेंबर को, जो कि हमारे साथ डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। इनका शुभ नाम है पीयूष जी। और खुद से इंट्रोड्यूस करूँ तो मेरा नाम है लक्ष्य। और आज हम बात करेंगे एक बड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक बड़े ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक पे, जो कि है डज क्रिएटर एग्जिस्ट और नॉट। कि जो क्रिएटर है वो असलियत में है भी है या फिर एक सिर्फ मानव की एक कल्पना मात्र है। और जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगी कि अगर मतलब समझ लो कि कोई अगेंस्ट में बात कर रहा है और कोई मतलब ये उसका नेचर नहीं होगा रियल में, उस पर्सन का जो है पर्सनल बिलीव नहीं हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू डिस्कशन किस तरफ लेके जाती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनल किसी का भी पर्सनल जो हम बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमारी खुद का माइंडसेट भी वैसा माइंडसेट होगा। तो शुरू करते हैं आज से इस टॉपिक को डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम इस चीज को शुरू करने से पहले जो हमारा टॉपिक है क्रिएटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि क्रिएटर होता क्या है असलियत में। तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ कि क्रिएटर क्या होता है, तो क्रिएटर मतलब हम ऐसा मानते हैं कि एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसने ये सारा कुछ क्रिएट किया है, एक ऐसी एक्सट्रीम पावर है जिसने ये सारा कुछ क्रिएट किया है। मतलब अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो आम भाषा में गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर की शॉर्ट फॉर्म इन्होंने गॉड रखी है। तो जनरेटर मतलब जिसने ये सारा कुछ जनरेट किया, मतलब सारा कुछ ये बनाया, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया। और अभी ऑपरेटिंग मतलब जो अभी सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ जो सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है, इकोसिस्टम वगैरह, जो सारी चीज़ें ऐसा लोग मानते हैं कि सारी चीज़ें ऐसे परफेक्टली डिजाइंड है, परफेक्टली क्रिएटेड है। तो कोई क्रिएटर है तो वो ऑपरेटिंग वाला काम जो है वो भी उस क्रिएटर का है, मतलब गॉड का है। और जो डिस्ट्रक्शन जो मतलब प्रलय वगैरह आती है, मतलब डिस्ट्रक्शन होती है, और जो लास्ट में जो ऐसा माना गया है माइथोलॉजी में कि डिस्ट्रक्शन डे क्या बोलते हैं, एंड डे आएगा जो जजमेंट डे, वो उसमें खत्म हो जाएगा, तो वो भी उसी का काम होगा, मतलब गॉड का। तो ये क्रिएटर ऐसे माना जाता है। तो अगर हम मतलब किताबों को दूर हटा के एक जनरल वे में समझे, तो एक ऐसी पावर, एक्सट्रीम पावर, जिसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, वो एक्सट्रीम पावर है। उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, लेकिन वो अपीयरेंस जो है उसने सारा कुछ ही क्रिएट किया और वो चला रही है। और हम उसके जो है पार्टिकल हैं, हम उसके मतलब अंश हैं। तो वो हमारे लिए एक तरह का फादर फिगर माना गया। बस ये तो मतलब अगर हम सही में देखें तो क्रिएटर एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे यूनिवर्स को स्टेबल करने के लिए लगी हुई है। जो भी आज कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर क्रिएटर है तो उसको ऐसा माना जाएगा कि इस जो आज कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस क्रिएटर की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। जो कुछ भी आजकल जो भी मूवमेंट, जो भी कुछ गतिविधियां हो रही हैं पूरे यूनिवर्स में, वो कुछ भी हो रही है तो वो एक कंट्रोल किए जा रही है एक आउटसाइडर की द्वारा, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं। और अगर वो है तो इस तरह से उसकी कुछ थर्ड पार्टी है, मतलब एक तो हम होंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट है, और सेकंड पर्सन वो थर्ड पर्सन या वो थर्ड पार्टी जो है वो है जो हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमने उसको माना हो कि उसने सारा कुछ क्रिएट किया। अब आज उसी पे डिस्कशन होने की वो होता है कि नहीं होता है। तो आप ये बताइए कि होने की क्या वजह है। इसी तरह से हम क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से करेंगे और उसी तरह हमारा डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ेगा। ये चीज़ क्यों आएगी, क्रिएटर होता है, ये चीज़ों की क्या वजह आप बताएं, मतलब सबको। मतलब कि ये प्रश्न कहाँ से आएगी क्रिएटर होता है, ये दिमाग में क्यों आया लोगों के, क्या ऐसी चीज़ें फोर्स की, मतलब क्या हुआ। सबसे पहले जब विज्ञान के ऊपर लोग आगे जाते गए, जब वो मतलब कि वो इस चीज़ की खोज करते गए कि हमारे, जब वो ऑब्जर्व कर अपने जीवन जीने की चीज़ों से, जब उन्होंने अलग से जाके देखा, खाना पीना सोना इन सब कुछ छोड़ के जब वो दुनिया को ऑब्जर्व करने लग पड़े कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हाँ, तो जब उन्होंने आसपास देखा तो उनको ये लगा कि ये इतने सिस्टमैटिक मैनर में ये सब चीज़ें इतनी अच्छी तरह से, जो फूड चेन है, जैसे ये इसको खाएगा वो उसको खाएगा वो इस इतने सिस्टमेटिक चीज़ों से हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। तो इतनी अच्छी तरह से कि एक भी चीज़ इधर-उधर मतलब कि और इसमें मिसमैनेजमेंट भी नहीं है बिल्कुल भी। हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर्ली डिजाइन है और प्रॉपर उसका फंक्शन है हर चीज़ का। ह्यूमन बॉडी देख लो आप, कितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से डिजाइन की गई है, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अब उसका एक पार्ट है ह्यूमन बॉडी का ब्रेन, उसको साइंटिस्ट अभी इतनी अच्छी तरह से रिसर्च कंप्लीट, मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ ह्यूमन ब्रेन को हम ह्यूमन ब्रेन को अच्छी तरह से समझ गए, वो आज तक साइंटिस्ट ये दावा नहीं कर सकते। तो एक ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, उसको हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, वो तो पूरा यूनिवर्स अभी पूरा बचा हुआ है। तो जब उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि इतना अच्छे तरीके से मैनेज करके कैसे ये सिस्टम बना, तब उनके मन में आया कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स बोलते हैं। क्या पता वो एक ऐसी थर्ड पार्टी हो जिसने ये खुद बनाया हो,
क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें खुद में बन जाना बड़ा ज़्यादा अनप्रोबेबल है। चलो ये था कि अभी हमें रीजंस पता चलती कि क्यों ऐसे मतलब सर्कमस्टांसेस बने कि लोगों ने यकीन किया कि क्रिएटर होता है। अब डिस्कशन ऐसे हो नहीं सकती कि एक साइड चलती रहे, तो हमें इसके अगेंस्ट भी जो है वो बोलना पड़ेगा। अभी तो मैं जैसे कि मैंने बोला कि जो भी पर्सन इधर बोल रहा है वो उसका ट्रू नेचर नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो हम मानते हैं कि ये सारा कुछ सिस्टम जो है वो मतलब क्या बोलते हैं बड़ा परफेक्टली डिजाइंड है हमारे सर्वाइवल के लिए, लेकिन इसके पीछे ये एक रीज़न है कि ये सारा कुछ परफेक्टली डिज़ाइन जो है वो हमारी वजह से नहीं हुआ। हम जो ह्यूमन है वो इवॉल्व हो गए उस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मतलब जो ऐसे मतलब हम जैसे मानते हैं कि हमें ठंड पॉइंट उतना ही जाता है जितना हम सहन कर सकते हैं, गर्मी का पॉइंट उतना ही जाता है जितना हम सहन कर सकते हैं, सारा कुछ नेचुरली मतलब बना हुआ है। अब वो बात अलग है कि गर्मी ज़्यादा वाली फैक्ट्री वगैरह की वजह से, वो बात अलग है, नेचुरल की बात कर रहा हूँ अभी कि गर्मी उतनी जाती है जितनी सहन होती है, सर्दी उतनी होती है, सारा सिस्टम ऐसे डिज़ाइन है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन असलियत में ये है मतलब साइंस के हिसाब से ये है कि कोई मतलब क्रिएटर होने का ये नहीं है, ये वजह ये है कि सब कुछ परफेक्टली डिज़ाइन इसलिए नहीं है कि मतलब अपने आप नहीं हो रहा है, ये पहले से फिक्स था, हम खुद इवॉल्व हुए। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को सर्दी वाली जगह में वो पैदा हुआ है पला बड़ा है, तो वहाँ पे उसको आदत है कि वो सर्दी सहन करेगा, माइनस वाली भी सहन करने वाली आदत होगी उसको। जब गर्मी में आएगा उससे नहीं होगी सहन। अभी वाले जो समर जोन वाले कभी का आए वो मतलब क्या बोलते हैं कश्मीर वाले समर जोन वाले एरिया में आएंगे तो उनसे नहीं होगा, उनसे वो क्रैम्प्स वगैरह आएंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, है ना। जब ऐसे क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह के प्लेयर, इंग्लैंड वगैरह के प्लेयर इंडिया में खेलने आते तो कितने उनको क्रैम्प्स आते थे, प्रॉब्लम होती थी उनको बड़ी ज़्यादा, ये आपने देखा होगा। तो ये मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी है वो खुद ही इवॉल्व हो जाती है। जैसे कि क्या बोलते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं पहले आपने देखा होगा कुछ गर्मियों में मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, उस गर्मियों में एग्जिस्ट करते थे, सर्दियों में नहीं करते, अब वो भी सर्वाइव करना सीख गए हैं, तो मतलब वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो ह्यूमन जो है वो बायोलॉजी ऐसी है कि वो खुद इवॉल्व होते हैं, ना कि वो सिस्टम उसकी पहले से बना उसके लिए, वो सिस्टम उसके लिए फिक्स ही था पहले से, उसके अकॉर्डिंग वो इवॉल्व होता गया। मतलब नेक्स्ट जनरेशन आई, पहली जनरेशन थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन उसके अंदर वो जो गुण था वो आ गया, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन कैरी करती गई इवॉल्व होती गई, फिर उसके बाद सर्वाइवल का जो है वो मतलब स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती गई कि इतने सर्दी होती है तो बॉडी ने अडॉप्ट करने की इतने तक सहन करनी ही करनी है अगर सर्वाइव करना है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी, थर्ड एनर्जी ने ये सब कुछ स्टेबल किया हो, ऐसा हो सकता है कि ये सारे और ये जो थर्ड पार्टी वाला कंसेप्ट आया इसलिए आया क्योंकि जब जिस टाइम पे इंसान ने मतलब साइंस में उस लेवल पे नहीं गया था, मीडियम लेवल पे गया था, तो उस टाइम पे इंसान ने ये सोचा होगा कि कोई मतलब उसकी इंसान की इमेजिनेशन जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसकी इमेजिनेशन ने उसको जन्म दिया। मतलब क्रिएटर ने ये क्रिएट नहीं किया, जो ये हम लोग थे उन्होंने उसको क्रिएट किया था। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ये कहती हैं कि ये हो सकता है कि जो इंसान है उसने खुद भगवान को बनाया हो, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो ये सोच रहा था कि ये सब कुछ परफेक्टली डिजाइन है, जबकि उसको ये नहीं पता था कि सारी चीजें उसके लिए डिजाइन थी, वो खुद ही उसकी चीजों के लिए डिजाइन होता चला गया इवॉल्व होते होते। मतलब इस ये तो हो गया एवोल्यूशन वाला पार्ट है ना, कि आपने एवोल्यूशन के तरीके से समझाया कि क्रिएटर का होना इतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सारे सर्कमस्टांसेस पहले से नहीं होने के मतलब हाँ बताया हाँ वही तो, क्योंकि डिस्कशन इस तरह से इस तरह से कि एक अगेंस्ट नहीं बोलेगा तो डिस्कशन नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि मैं खुद में मानता हूँ कि क्रिएटर ना हो, आप अगर मैं भी मानता हूँ तो फिर वीडियो बंद हो जाएगी। हाँ फिर तो हम दोनों एक ही बोलेंगे और वीडियो का कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो आपने एवोल्यूशन समझाया कि क्या पता है ये सर्कमस्टांसेस पहले से हों और हम ह्यूमन इवॉल्व हुए इन सर्कमस्टांसेस में जीने के लिए। तो अब मतलब इस चीज़ को अगर इस बात को अगर इसके अगेंस्ट में बोलना हो तो उसमें इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि अगर हम ह्यूमन से पहले की बात करें, ह्यूमंस के धरती पे अर्थ पे आने की पहले की बात करें, तो साइंस ऐसा बोलती है कि जब अर्थ जो फॉर्म हुई वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी, है ना, जो कि अर्थ नहीं पूरा सोलर सिस्टम में छोटे छोटे वही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना, जो कि वो पार्टिकल्स कहाँ से आए वही यूनिवर्स में, वो थ्योरी वही बिग बैंग थ्योरी उसको अच्छी तरह से समझाती है कि एक एक्सप्लोजन टाइप चीज हुई जिससे वो सब कुछ फैल गया। फिर उसमें एक और चीज थी कि ये पहली बार नहीं है बिग बैंग थ्योरी, ये मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है। वही जो चक्र हमारे जो बताया करते हैं कि जो चारों युग हैं वो रिपीट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो चीज़ है। तो अब इसी बिग बैंग वाली थ्योरी से मैं मतलब इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि क्रिएटर वाला नहीं बिग बैंग थ्योरी से कि क्रिएटर किस तरह से हो सकता है। अभी तो जनरल बात कर रहे हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे, अभी तो जनरल है। तो क्रिएटर का होना इस चीज़ से साबित होता है कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो ऐसी कौन ऐसी क्या मतलब इतना ज़्यादा अनप्रोबेबल था ये चीज़ होना कि
बिग बैंग भी, और वो पार्टिकल इसी तरह से क्यों यूनिवर्स में बिखरे कि धीरे धीरे करके वो सारे प्लैनेट्स बन गए, और वो इसी तरह से क्यों मासिव में डिवाइड हुआ, या इसी तरह से वो एक्सप्लोजन उसी तरह से कैसे डिवाइड हो गया कि वो धीरे धीरे एक बड़ा सा मास बीच में आ गया जिसको हम सन बोलते हैं, और छोटे छोटे मासिव उसके आसपास घूमने लग पड़े, और धीरे धीरे ऐसा क्या चीज़ होती गई कि वो थर्ड पार्ट मतलब प्लेनेट में ही लाइफ है। हाँ, और उसमें हाँ धीरे धीरे एक ही प्लैनेट में लाइफ जो है उसने जन्म लिया, और धीरे धीरे करके वो लाइफ एकदम स्टेबल होगी, और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी जिसको ह्यूमन बोलते हैं, पहले तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ह्यूमन बोलते हैं जिसको, वो उसने जन्म लिया। तो जब ये इन सब कॉन्सिक्वेंस को देखें तो मतलब इनफाइनाइट तरीके और हो सकते थे बिग बैंग को एक्सप्लोड होने के, तो जिससे ना अर्थ बनती, ना ही सोलर सिस्टम कुछ बनता, सिर्फ पार्टिकल से यूनिवर्स रहता। तो लेकिन जब हम उन 100 तरीकों में से ये एक तरीका ऐसा था जिसमें जो लाइफ थी वो होती, तो उस 100 इनफाइनाइट तरीकों में से वो एक ही तरीका क्यों हुआ जिससे हम पैदा हुए। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो किसी और तरीके से यूनिवर्स में फैल जाते तो प्लैनेट्स ही ना बनते, तो वो एक उसी तरह का कॉन्सिक्वेंस बना, वो उसी तरह से फैले, उसी तरह से बने। तो इस तरह से बताया जा सकता है कि एक एक्सटर्नल पावर थी जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी, और उस एक्सटर्नल पावर ने उन सब चीज़ों को उसी तरह से गाइड किया कि वो इस चीज़ की फॉर्मेशन और लाइफ बने। हाँ, ये आपने अच्छा पॉइंट दिया कि कोई मतलब क्रिएटर का होने की एक और वजह जो आपने दी कि परफेक्टली कैसे मतलब डिजाइन कर दिया उसको, मतलब एक नेचुरल हुई चीज में मतलब बिग बैंग थ्योरी की जो मतलब इनफाइनाइट तरीके से हो गई वो उसकी वजह से कैसे किया। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि देखो जो आप पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज होना एक अलग चीज है और एग्जैक्ट प्रूफ होना एक अलग चीज है। मतलब अगर कोई चीज ऐसे मान लो कि मतलब क्राइम हुआ है कहीं पे, ऐसे मर्डर हुआ है, सामने सामने लगा कि इस बंदे का फायदा था इसमें, तो बंदे पुलिस ने उसके ऊपर ऐसे मतलब इल्जाम लगाया कि ये हो सकता है, तो हो सकता है होना अलग चीज है और सच में है ये अलग चीज है। तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि जो आपने पॉसिबिलिटीज बताई कि ये इशारा करिए कि कोई थर्ड क्रिएटर, कोई थर्ड पर्सन चाहता था कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, ये मतलब रैंडमली हुआ, कोइंसिडेंस हुआ। हाँ कोइंसिडेंस, लेकिन मतलब ये जो ये भी हो सकता है। जब हम मतलब बिग बैंग पॉसिबिलिटीज प्रूफ लेना है, जब हम बिग बैंग को या ऐसे थ्योरीज को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो ये बताते हैं कि जब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी ज्यादा हो, जैसे कि अगर मैं एक कॉइन को फेंकूं है ना, तो हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2 आधी आधी है ना, लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो टेल आने से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि मैंने एक्सटर्नली कुछ ना कुछ उस कॉइन में गड़बड़ी की है, तभी हेड को मतलब उस तरह से किया कि हेड ज्यादा चांसेस है। इसलिए साइंस जब उसने जब ऑब्जर्व किया तो ये चीज मतलब प्रूव ही कर देती है कि ग्रेटर है, क्योंकि जब उन्होंने कहा इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज है, उस इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज में हर एक चीज का होना इक्वली प्रोबेबल होना चाहिए। जितने ज्यादा चांसेस हैं इस चीज को होने के, उतने ज्यादा चांसेस होने चाहिए लाइफ को बनने के, और जितने ज्यादा चांसेस हैं लाइफ को ना बनने के, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये बनी, इसका मतलब इसकी लाइफ इवॉल्व हुई, लाइफ पैदा हुई, इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। इसका मतलब है किसी एक्सटर्नल चीज ने कुछ ऐसी हरकत की इसकी लाइफ की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हुई, तो वो दिखाता है। तो आपने बोला कि 1/2 था तो मतलब एक ही चांसेस ज्यादा है, ये तो हो गया ना, तो आपने इसको सोचा कि इसके एक चांसेस ज्यादा, क्योंकि सच में जब हम एक्सटर्नल तरीके से उसको कुछ छेड़े ना तब तक प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है, लेकिन वो ये लाइफ पैदा हुई प्रोबेबिलिटी 1/2 थी ना, तो जहाँ तो हेड आना था जहाँ तो टेल आना, हेड को हम मान लेते हैं कि लाइफ नहीं होनी थी और टेल को मान लेते हैं कि लाइफ होनी थी, टेल आ गया बस वही। इसमें दो है ना सिर्फ, उसमें इनफाइनाइट थी इसीलिए। मतलब अभी हम इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। हाँ, तो हमारा इशारा इस पे जा रहा है कि यही पॉसिबिलिटी क्यों हुई, लाइफ क्यों हुई। तो अब हम साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। मैं इसके लिए ये बोल सकता हूँ कि जो मतलब पॉसिबिलिटीज जो है वो प्रूफ नहीं है, तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, और जरूरी नहीं है कि हम ही रहते हैं, वो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं, मल्टी यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो बहुत सारे सोलर सिस्टम भी उन गैलेक्सीज के अंदर हैं, हम उनमें से एक है, और एक प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करती है, और हमारे अंदर कॉन्शियसनेस शायद अच्छी है, उनसे जो हम ऐसा सोचते हैं कि कोई क्रिएटर एग्जिस्ट करता है, हो सकता है उनके भी जो उधर मतलब प्लैनेट्स में क्या बोलते हैं लोग रहते हैं, जो मतलब उधर एलियंस बोलते हैं, उधर मल्टी आंखें की जैसे मतलब फॉरेनर बोलते हैं हम उधर कंट्री वाले को, उधर प्लैनेट वाले को हम एलियंस बोलते हैं। मतलब दिखने में हो सकता है ऐसे नहीं, वो हमारी एक क्या बोलते हैं इमेजिनेशन है कि ऐसे दिखते होंगे वैसे दिखते होंगे, देखा उनको किसी ने नहीं है, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि
मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब वो हाँ। क्रिएटर जरूरी नहीं है कि हो, मतलब वो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उधर मतलब प्लैनेट्स पे भी तो लोग रह रहे हो, वो भी ऐसे सोच रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज तो ये थी, उनमें से एक पॉसिबिलिटी होगी कि life मतलब exist आप कह रहे हो करे। कि क्या पता किसी एक्सटर्नल ने कुछ ना किया हो, उन सब इनफिनिट पॉसिबिलिटीज में से एक कुछ ना possibility कुछ तो आना था, तो हम्म। क्या पता यही आ गया हो कुछ यही तो। आ गया, कुछ ना कुछ तो होना ही था। जब बिग बैंग हो रहा था तो लाइफ एग्जिस्ट हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, तो तो हो हो गई। गई बस। तो वैसे उधर प्लैनेट्स में भी लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, जहाँ तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं, हाँ। मल्टीवर्सेस हैं बहुत सारे। तो अब हम साइंटिफिक तरीके से इसको देखते हैं, तो साइंस के साइंस के हिसाब से तो हो गया, अब आप रिलीजियस के हिसाब, रिलीजन के हिसाब से नहीं, साइंस का एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, तो कि कोई भी चीज़ का होने की वजह से पहले उसका इफेक्ट होने से पहले ही कॉज है। हाँ, मतलब अगर कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में हो रही है, तो उस चीज़ को होने से पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो हो रही है। बिना किसी इफेक्ट के कुछ बिना किसी कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे ग्लास यहाँ पे छोड़ दूंगा तो वो नीचे जाएगा, उसका नीचे नहीं मतलब हाँ कि किसी का भी अगर वो नीचे गिरा है ना, तो ये तो हो गया इफेक्ट। उसका कॉज क्या था? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी मतलब उसका नीचे गिरने का कुछ पीछे कुछ वजह थी, तो वैसे हम बोल सकते हैं कि अगर कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसको वो होने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है ना। तो मतलब इस तरीके से ही हम थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे उसमें भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि क्या वजह थी। तो वही जब जैसे हम देखेंगे लाइफ कैसे एग्जिस्ट की अर्थ पे, तो ये इफेक्ट हो गया। जब हम इसका कॉज देखें तो वही कि एवोल्यूशन हुई और बड़े ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए ओशियंस में से, पानी कहीं से भी, तो ये हो गया उसका कॉज। जो लाइफ आ रही है वो हो गया उसका इफेक्ट। और जब हम इसको एज ए इफेक्ट देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे है, ये अर्थ कैसे बनी, तो वही बिग बैंग से है ना। और अब बिग बैंग का होना कि बिग बैंग हुई थी, ये अगर हम इसको इफेक्ट लें तो कॉज क्या आएगा? मतलब कि बिग बैंग हुई तो उसका किसने करवाया या कैसे हुई, उसका कॉज जब हम देखें तो हमारे पास उसका कुछ आंसर नहीं मिलता है ना। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ कोई दूसरा यूनिवर्स था, उसने कुछ हलचल की तो उसकी वजह से यहाँ पे बिग बैंग हो गया तो ये हमारा यूनिवर्स बन गया, ऐसा मतलब कोई आंसर। जब हम देखते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ हुई, इसका कॉज ये था, अब हम इसको इफेक्ट देखेंगे, इसका कॉज क्या था, ये था। ऐसे ऐसे करते जब हम कॉज ढूंढते जाते हैं तो बिग बैंग पे आके रुक जाते हैं कि हाँ भाई बिग बैंग हुई। लेकिन बिग बैंग को अगर हम जब इफेक्ट देखते हैं और इसका कॉज ढूंढते हैं कि बिग बैंग कैसे हुआ, तो वो हमको कॉज वहां तक कभी विज्ञान नहीं पहुंचा। उसी को ही शायद से जो मतलब भगवान को नहीं मानते हैं, जो मानते भी हैं, वो उसको शायद से बोल देते हैं कि अनकॉन्शियस एनर्जी एक, या फिर एक ऐसी एनर्जी जो कि पूरे यूनिवर्स एक को और देखती भी है। बात है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, हाँ, तो वो तो जो एक्सप्लोजन हुआ तो वो जो उस टाइम वेलोसिटी मिली थी वो उसी वेलोसिटी से चल रहा है। हाँ, वो तो मतलब एक टॉपिक है, लेकिन ये है कि बिग बैंग जो है उसका कॉज क्या है वो किसी को नहीं पता। तो उसी कॉज को शायद से कुछ लोग क्रिएटर बोलते हैं या कुछ लोग कि वो कॉज है उसने बिग बैंग इनफाइनाइट को बनाया। पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी जो स्ट्रांग लग रही है वो क्रिएटर वाली, तो लोग वो बोल लेते हैं, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है, तो साइंस जो है वो ऐसा नहीं बोल सकती है। तो वो यही बोलती है लेकिन साइंस ये नहीं बोलते कि कोई क्रिएटर हो गया हो, लेकिन साइंस बोलते हैं कि हाँ कोई एक ऐसी एनर्जी नहीं वो तो डिफाइन है कि एक ऐसी एनर्जी होगी जिस जो इसको मतलब चला रही है, कुछ कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी है। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि वो भगवान है या फिर वो त्रिभुज वाले हैं जिनके 4 भुजाएं हैं जो शेषनाग पे शयन करते हैं, वो उस चीज़ को कंफर्म नहीं करती। या फिर जहाँ वो अल्लाह को करती है कि हाँ अल्लाह ही होगा, या फिर जीसस क्राइस्ट ही होंगे, या कोई भी और रिलीजन के कोई और गुरु, वो साइंस ये नहीं बोलती। लेकिन साइंस ये बोलती है कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी होगी जो इन सबको गाइड करी हो, कंट्रोल करी होगी। वो गॉड है, वो क्या है, वो साइंस में नहीं पता, वो साइंस उस पर रिसर्च करिए। अब अगर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ तो आप क्या कहना चाहोगे कि और वो क्रिएटर शायद उस तरह से नहीं है जिस तरह से लोग सोचते हैं, वो साइंस का पेरेंट्स में है या नहीं है, इस चीज का भी प्रूफ नहीं है। नहीं, वो साइंस ये बोलती है उसके कोई पेरेंट्स नहीं, वो एक एनर्जी के फॉर्म में यूनिवर्स में फैली हुई चीज़ है और वो एनर्जी हर जगह पे उसको कंट्रोल करती है। अब वो भी कंफर्म नहीं, साइंस उसको ऊपर रिसर्च करेगी, लेकिन साइंस को ये पता है कि कोई एक एनर्जी है जो कंट्रोल कर रही है। लेकिन उसका नेचर वैसा है जैसा लोगों ने सोचा है, पनिशमेंट रिवार्ड वाला, वो साइंस वो भी वो वो कंफर्म नहीं हो सकता। वो साइंस नहीं और बोलती। वो क्या बोलते हैं उस क्रिएटर को, मतलब जो उसको इस तरह से नहीं देखते हैं कि वो पूजनीय है या फिर वो रिस्पेक्टफुल है। साइंस सिर्फ उस चीज़ को मतलब एज एनर्जी की तरह देखती है कि हाँ वो एनर्जी है, ये एनर्जी से ही तो चल रहा है सारा कुछ। ये ऐसी एनर्जी है जिसने, लेकिन वो मेन सोर्स नहीं पता उसको एनर्जी का। हाँ मतलब कि ये जितने भी फैक्ट्स जो भी हम सबका एक जो लास्ट में मेन कॉज आया था वो एनर्जी। एट द एंड तो सभी एनर्जी ही है। अब वो तो उसी एनर्जी का पार्ट बोल सकते हैं हम, उसी एनर्जी एट का द पार्ट एंड तो हैं। वो सभी वही एनर्जी है, मतलब तो शायद वही क्रिएटर हम बोल रहे हैं। हाँ मतलब कि साइंस बोलते हैं कि हर एक इफेक्ट्स को हम जब हर एक चीज़ को इफेक्ट में डाल दें
तो जब ये उन सभी इफेक्ट्स का जो कॉज बनता है वो एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में साइंस को भी नहीं नहीं पता। पता। तो अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोलना चाहोगे कि रिलीजियस में कैसा देखा जाता है भगवान को? रिलीजियस, कुछ रिलीजियस बोलते हैं कि भगवान एक ही है, कुछ रिलीजियस बोलते हैं आप कि शुरू करो, मैं करता हूँ आगे कंक्लूड फिर। तो रिलीजन वाला। मतलब रिलीजियस में जब हम अगर इस तरह से देखें, कुछ बोलते हैं कि उनका शरीर है ना, वो कुछ कुछ बोलते हैं कि वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, वो दिखते नहीं है, वो बस है, कण-कण कोई में है। हाँ, सृष्टि के हाँ। एटम मॉलिक्यूल कण-कण में है, और कोई बोलता है कि वो हमारे साथ रहते भी हैं। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, मतलब अगर हम सभी रिलीजियस को देखें तो हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कोई इस साइड जा रहा है तो कोई उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। तो अगर हम इन चीजों को जो देखें, मेन 6-7 रिलीजन्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, हाँ, जो वो वाले मेजॉरिटी नहीं में है। है, हाँ, जो मेजॉरिटी 6-7 रिलीजन्स हैं। क्योंकि मिनॉरिटी देखेंगे तो फिर टोटल तो सारे हैं। 4000 की नहीं, 10,000 के आसपास आते हैं। हाँ, तो उन सबकी अलग अलग तो नहीं है, थोड़े बहुत मिलती कुछ जुलती तो अभी होगी। हाल ही में बने हैं, कुछ का है कि गॉड ही नहीं होता है, कुछ का अलग है। जो अलग- गॉड की तरफ बताते हैं वो वाले रिलीजन क्या कहते हैं? जो मतलब कि 3-4 हजार साल पुराने रिलीजन हैं, हाँ। तो टॉप के थोड़े 6 साल जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे मानते हैं हाँ। वो वाले रिलीजन, जैसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और ये क्या बोलते हैं, सिखिज्म तो हिंदुइज्म ही आ गए, ये हाँ। और जैनिज्म बुद्धिज्म जैनिज्म में नहीं था, जैनिज्म में नहीं। वो उनकी क्या उनका फिलॉसफी थी कि मतलब ये जन्म मरण का चक्कर चलता है, तो इससे आपको बाहर निकलना है, तो मतलब कि आप अपने कर्म को मतलब डिटैच हो जाओ उनसे, डिटैच मतलब वो गॉड को मानते हैं, गॉड को नहीं मानते हैं, वो ऐसा कुछ चला रहे हैं वो नहीं मानते हैं, मतलब थ्योरी जो है वो उससे मैच होती है हिंदुइज्म से मैक्सिमम। लेकिन जब बात आती है गॉड के एग्जिस्टेंस में वो नहीं मानते हैं। और बुद्ध तो क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध ने भी जब अपनी इनलाइटनमेंट की थी तो उन्होंने मतलब जो 8 अपनी वो क्या बोलते हैं टीचिंग्स दी थी, जो मेन टीचिंग्स थी, और 4 नोबल ट्रुथ दिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो नहीं बताया था गॉड एग्जिस्ट, गॉड के बारे में नहीं कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने मूर्ति पूजन पे भी मना किया था। मतलब ये हम ऐसे देख सकते हैं कि जो जैनिज्म है वो जैसे गॉड को नहीं मानता, या उनमें मतलब बोला तो नहीं है प्रॉपर कि गॉड होता ही नहीं है, या मतलब गॉड के बारे में कुछ चर्चा नहीं करता, वो ऐसा हो सकते हैं। तो कुछ रिलीजन हैं वो अपने अपने थॉट्स देते हैं, तो इसमें मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि रिलीजन्स जो अपने अपने थॉट्स देते हैं वो सारे रिलीजन्स मतलब ठीक बोलते हैं, कुछ रिलीजन रिलीजन में सबसे पहले ये बात करते हैं कि रिलीजन में एग्जिस्टेंस जो है क्रिएटर की वो कैसे आती है, कि एक थ्योरी वो अपनी जो माइथोलॉजी जिसको हम बोलते हैं या भी स्टोरीज बोलते हैं, वो उनमें बताया जाता है कि क्या बोलते हैं, वो अवतार लेके मैसेंजर के रूप में आए और उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, उन्होंने अपनी लीला परफॉर्म की डिफरेंट रिलीजन में जो आए, जीसस क्रिस्ट हो गए, राम हो गए, और क्या बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, ये आए और इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी। अब इसमें क्या है कि जो एग्जैगरेटेड स्टोरीज हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो उड़ सकते थे, वो डिस्ट्रॉय कर सकते थे, वो जो पावर्स दिखाई गई डिफरेंट स्टोरीज में वो एग्जिस्ट हो, मतलब अर्थ में तो वो चीज़ें परफॉर्म नहीं हो सकती, तो साइंस उसको डिनाई करता है। अगर कोई बोलेगा कि बहुत साल पहले ऐसे हुआ, तो साल का कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ आज पॉसिबल है वो हज़ारों साल में क्या बोलते हैं पहले भी हो सकती थी पॉसिबल, और जो हज़ारों साल पहले पॉसिबल नहीं थी वो आज भी पॉसिबल नहीं है, मतलब नेचुरली वो पॉसिबल नहीं है। जैसे उड़ पाना बिना किसी मतलब क्या बोलते हैं मशीन के, चल क्या बोलते हैं है ना, और नेचुरल सुपर नेचुरल पावर्स का होना किसी इंसान के पास नहीं, गैजेट्स अलग चीज़ है, सुपर नेचुरल पावर का होना एक इंसान के पास बाय बर्थ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो कि एग्जैगरेटेड स्टोरीज में बताई जाती है। तो ये साइंस डिनाई करती है, हो सकता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये जो स्टोरीज बताई हैं ये हो सकती हैं। लेकिन वो जो इंसानों की स्टोरीज बताई हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो गॉड हो सकता है कि एक मतलब ऐसे इंसान हो जिनकी नॉलेज, जिनकी टीचिंग जो है वो बड़ी अच्छी हो, मतलब उनकी नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बड़ी अच्छी हो, डिवाइन मतलब नॉलेज हो, उनकी टीचिंग बड़ी अच्छी हो स्पिरिचुअल वाली, और वो अपनी टीचिंग लेके चले गए, और उस टाइम पे लोगों ने मतलब ज़्यादा मतलब सोचा नहीं, और उनको जो है वो एज ए गॉड की नज़र से देखना शुरू कर दी कि जिसको हम बोलते हैं कि ये सारा कुछ चला रहा है वो शायद यही है, ये उसी का अवतार है, तो उसको जो है लोगों ने राइट कर दिया उस पर, वो आज वो हज़ारों साल पहले किसी ने लिख दिया और वो चलता आया, तो वो रिलीजन बन गया। ये चीज़ हो सकती है। मतलब आपका कुछ क्वेश्चन लीजिए सो गॉड के जिनके जिनके मतलब कि जिनके स्टोरीज का मतलब ऐसे मतलब कि एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, मतलब कि जैसे राम सेतु बना हुआ है ना, और गुरु गोविंद साहिब जी के तो बड़े मतलब वो तो बड़े प्रूफ हैं उनके, है ना, तो मतलब जीसस क्रिस्ट यहाँ पे पैदा हुआ था, जीसस क्रिस्ट ने ये किया वो किया, वो सारे प्रूफ हैं। तो ये जो जिनके प्रूफ हैं, जिन मैसेंजर्स के प्रूफ हैं वो आए थे सच में, लेकिन वो सच में गॉड थे इसका कोई प्रूफ नहीं है, वो गॉड थे या नहीं थे इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन वो अवतार जो थे वो सच में आए थे ये है। लेकिन वो नॉर्मल इंसान नहीं कहकर हम उन्हें डिवाइन या स्पिरिचुअल बोल दें, ये इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि वो गॉड का मतलब पार्टिकल थे या गॉड ही थे, वो हम नहीं मान सकते। मतलब मैं उसमें मतलब इसी को
आगे लेके ये बोलना चाहूँगा, जैसे जितने भी मैसेंजर रहे थे, जैसे जीसस क्रिस्ट हो गए और गुरु गोविंद जी हो गए और मोहम्मद अल्लाह, ये उनके है ना इस्लाम के मोहम्मद अल्लाह है ना। तो ये जो मैसेंजर्स थे, इनकी जो अपनी जो स्पिरिचुअल जो हाई स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, जैसे बाइबल होगी, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब जी, जैसे हमारे में भगवद गीता, तो इन सभी बुक्स में ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लिखा हुआ कि ये मैसेंजर्स, इन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि हम गॉड नहीं है, हम एक गॉड के जस्ट मैसेंजर्स हैं। तो लेकिन जब लोग उनको बोलते हैं कि ये भगवान है, तो मतलब कि उन्होंने मैसेंजर्स ने खुद ही बताया कि हम तो भगवान नहीं हैं और हम बस गॉड के द्वारा भेजे गए एक मैसेंजर्स हैं। लेकिन जब हम भगवद गीता की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मतलब खुद ही कहते हैं कि मैं खुद ही भगवान हूँ। तो इस पर मतलब आप क्या बोलना चाहोगे कि इस चीज़ पे ये हो सकता है कि किसी इंसान की ये इमेजिनेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये प्रूफ नहीं है ना कि वो आए थे, क्योंकि वो 7,000 साल पुरानी बात है। अब जैसे मतलब हम अगर मतलब इस पे अगेंस्ट में अगर बोल रहा हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे हिंदुइज्म है, जो सभी रिलीजियस में से अगर कुछ ज़्यादा प्रूवन जो आइडियोलॉजीज हैं या जो ज़्यादा प्रूवन मेथड्स हैं, जो वो हिंदुइज्म के ही हैं, जो मतलब कि जो उनकी हिस्ट्री की बात कर रहे हो आप, सबसे पहले वाला। हाँ, सबसे पहले वाला जो भी उनके ग्रंथों में लिखा होता है, अगर उसकी प्रूफ मांगे हैं हम, तो वो जो प्रूफ किए गए हैं सबसे ज़्यादा मेथड्स वो हिंदुइज्म के, जैसे वैदिक मैथ, एक तो मैथ पूरा वेदों से लिया गया है, वेदों में जो भी गणित पढ़ाई गई। तो मतलब अगर इसी इन चीज़ों को देखें तो इससे पता चलता है कि जो हिंदुइज्म है वो थोड़ा प्रैक्टिकल या फिर थोड़ा सच वाला, क्योंकि हम उसको प्रूव कर पा रहे हैं बड़ी सारी चीज़ें, और बड़े सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो वेदों को पढ़ के इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखो, जब हम रिलीजन की बात करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रूव है, साइंटिफिक है, ये मैं बात मानता हूँ कि साइंटिफिक है, लेकिन ये तो किसी इंसान की वो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, अचीवमेंट है कि उसने इस चीज़ को कर लिया। आप उसको रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि वो उस रिलीजन को मानता था, तो उसने वो चीज़ दी, तो वो ऐड होगी उसमें। अब जब बात आ रही है कि जो स्टोरीज जो पहले से दी हुई हैं एग्जैगरेटेड, उसको ये मान सकते हैं कि जो स्टोरीज है वो खुद क्या बोलते हैं इंसान ने, मतलब जहाँ तो उसकी इमेजिनेशन ने क्रिएट की, या फिर सच में वो पर्सन आया था, लेकिन वो एक नॉर्मल पर्सन था, लेकिन उसने स्पिरिचुअल या डिवाइन टॉक की, जिसको वजह से उसको लोगों ने इंसान की जगह भगवान मान लिया, लेकिन मतलब मान लिया। ये हो सकता है। जैसे हिंदुइज्म में और भी बड़ी सारी ऐसी कथाएं मिलती हैं जिसको जब साइंटिस्ट पढ़ते हैं उधर, जब साइंटिस्ट उन कथाओं को ये देखते हैं, तब वो बोलते हैं कि अगर इन कथाओं को किसी और तरीके से लिया जाए तो ये पूरे यूनिवर्स को समझा देती हैं। अगर मतलब जैसे कि जैसे हम सिंबल लेते हैं कि जैसे किसी की जो चेहरा है वो बिल्कुल चांद की तरह चमकता है ना, तो मैं ऐसा भी लिख दूंगा कि मतलब उसके बारे में ना लिख के मैं चांद के लिए लिख दूंगा, है ना, मतलब पर्सोनिफिकेशन, हाँ पर्सोनिफिकेशन टाइप। तो अगर कोई और आके देखेगा तो बोलेगा कि इसने तो चांद की तारीफ की है, लेकिन अगर कोई उसी फील्ड का बंदा आके उसको पढ़ेगा तो वो बोलेगा कि नहीं, इसने उस पर्सन की तारीफ की है, चांद को उसने बस ऐसे ही कंपेयर किया है। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने बड़ी सारी हमारी कथाओं को जब पढ़ा, तब जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन और कुछ में तो अल्बर्ट आइंस्टाइन गॉड पे बिलीव करते थे, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से लोग वो तो उनका रिलीजन भी लगता, तो वो उस तरह से वैल्यू भी नहीं। तो और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए और जो आइजैक न्यूटन हो गए और भी बड़े सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी जब वेदों को पढ़ा या फिर और हमारे शास्त्रों को पढ़ा, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोला कि इसके अंदर जो नॉलेज लिखी हुई है वो यूनिवर्स के पैटर्न्स को खोलने वाली है। तो उन्होंने तो अपने कुछ स्टेटमेंट्स में ये भी बोला कि मैं मतलब मेरे को इस चीज़ का थोड़ा गिल्ट हो रहा है कि मेरा लाइफ स्पैन थोड़ा मतलब 100 साल 80 साल 90 साल इतना ही है, वरना अगर मैं थोड़ा और जी पाता तो मैं इन वेदों को और एक्सप्लोर करके इस यूनिवर्स के सारे राज खोल देता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसे बोला कि उन्होंने बोला कि लेकिन मुझे इस चीज़ का गिल्ट है कि मैं कुछ ही चीज़ों को अभी पूरी दुनिया के सामने एक्सप्लोर कर पाता वेदों से उठा के। और तो वही मैं बता रहा था कि कुछ वही तो मैंने बोला कि जो वेदों की साइंटिफिक नॉलेज है, हो सकता है उस टाइम के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे, जैसे आप देखते ही हो, मतलब बड़ी सारी सिविलाइजेशन इंडिया में बड़ी एडवांस थी, तो उन लोगों की जो अचीवमेंट्स थी वो क्या बोलते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि वो इतने एडवांस कैसे हो, ये पक्का गॉड ने किया। नहीं तो ये दो पॉसिबिलिटीज अब ऐसे मतलब कुछ मैंने सुना था कि जीसस क्रिस्ट भी पहले ठीक वैसे थे, इंडिया में आके उन्होंने ये इसका सुना है, लेकिन वो इसका वापस प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत सारे क्रिश्चियन भी खुद मानते हैं। एक शो में भी उन्होंने बोला कि जीसस क्रिस्ट खुद इंडिया में सीखने आए थे जब जैनिज्म बुद्धिज्म बना ऐसा। तो अब जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि इंडिया की जो बुक्स हैं वो इतनी ज़्यादा प्रूवन है और साइंटिफिक नॉलेज रखने वाली हैं, तो उन सब चीज़ों को जब हम सच मानते हैं, तो जब गॉड की बात होती है तो उसमें भी मतलब अगर आपने 10 बुक पब्लिश की, उसमें से अगर आपकी 9.5 जो नॉलेज है वो मतलब एकदम सच है, प्रूवन है, फिर हम अगर उस 0.5 की तरफ देखें जो हमको नहीं पता,
तो ऐसा भी बड़े ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो 0.5 भी जो नॉलेज हो सच हो। तो जब हिंदुइज्म गॉड की बात करता है उसके बारे में हमको भी नॉलेज नहीं है, तो बाकी चीज़ों जो हिंदुइज्म सच बोल रहा है, जो हम प्रूव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन गॉड के बारे में साइंस को भी इतना नॉलेज नहीं है, तो क्या पता वो भी बिल्कुल सच ये हो। जो ग्रंथों में सारा कुछ सच है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि क्या बोलते हैं कि आपने बोला कि क्रिएटर है, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कोई क्रिएटर नहीं है, लेकिन जो रिलीजन मतलब बन गया, रिलीजन में मतलब एक इंसान की इमेजिनेशन थी, एक मतलब क्या बोलते हैं आइडियल ह्यूमन कैसा होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज एथिक्स देने के लिए इंसान की इमेजिनेशन थी कि उसने उसको क्रिएट किया। फिर देखते देखते सबसे पहले मतलब हिंदुइज्म था, उसके बाद देखते देखते अदर रिलीजन बन गए, ठीक है। उसके बाद जो मतलब जो उनके अंदर साइंटिफिक बातें थी, मैथमेटिकल जो चीज़ें थी, जो बड़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें थी, वो इंसान की अचीवमेंट थी जो रिलीजन से जोड़ती थी। मतलब अगर हम जैसे हिंदुइज्म में भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण इन सबको की, लेकिन हिंदुइज्म एक साइड ये भी कहता है कि जो भगवान है उनका कोई शरीर नहीं है, ऐसे नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं वो, जैसे वो साकार, हाँ जैसे साकार और निराकार दोनों भगवानों को हिंदुइज्म मानता है। जब वो निराकार की बात करते हैं तो कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो उस वो चीज़ भी दिखाती है कि वो गॉड को मतलब मानते हैं, क्योंकि जब हम एक क्रिएटर की बात कर रहे हैं तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस जिसका है वो भी क्रिएटर ही है और जिसका नहीं है वो भी क्रिएटर है। हमारा डिस्कशन ये है कि वो है या नहीं है। और भी जैसे हिंदुइज्म बोलता है कि निराकार वाले को देख लेते हैं, जैसे क्योंकि जो साकार है जैसे कि भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, तो उसमें हमको डाउट हो सकता है इस चीज़ का कि क्या पता ऐसा हो कि वो उस टाइम पे बड़े ज़्यादा आइडल रहे हों, उनकी जो टीचिंग है वो बड़ी ज़्यादा उनको अच्छी लगी हो तो उन्होंने उनको भगवान बना दिया। लेकिन जब ये जो साकार में आ गया तो जब वो निराकार की बात करता है कि उसका कोई आकार नहीं है, वो कण कण में है, वो हर जगह है, उसमें तो वही तो साइंस की वो थोड़ा जो होती है। क्रिएटर वही वाला तो उन्होंने डिफाइन कर दिया। जो सलाहकार है वो उसमें तो बोल दिया उन्होंने कि वो मैसेंजर के रूप में आए, उन्होंने बता दिया, ठीक है, जहाँ तो वो खुद आ गए, ठीक है, ये बात हुई है। और जो निराकार है उसमें ये बोला हो कि वो कोई पावर है जो सारा कुछ चला रही है, जैसे कि पहले बाद में साइंस ने उसको मतलब पॉसिबिलिटीज में ऐड कर दिया, तो फिर से वही बात आ गई कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्रिएटर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बात वापस वहीं पे आ जाएगी। साइंस मतलब कैसे डिनाई कर रहे हो? मतलब हम इस प्रूफ लेना है इस चीज का कि कोई क्रिएटर है, उसने एक एनर्जी बोला है, हाँ। लेकिन जिस तरह से उस एनर्जी का नेचर बोलते हैं कि वो एनर्जी जो है पनिशमेंट दे सकती है, रिवार्ड दे सकती है, क्रिएटर के हाँ, पास वैसे। पावर वैसे तो लेना है। और हाँ। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, ये तीन चीजें ही गॉड उसको बनाएंगे ना कंप्लीट। हाँ जैसे मतलब हिंदुइज्म में बोला जाता है कि जो एनर्जी जो निराकार जब तीन भगवान है, चीजें उस पावर को उस क्या बोलते हैं उस एनर्जी के पास अगर तीन पावर को भी, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, तब वो मैच तो वो मैच करेंगे। जनरेशन का तो मिल गया ना उसको, ठीक है। ऑपरेशन जो है अभी सारा कुछ चल रहा है, जो एक बार चीज जनरेट होगी तो वो अपने आप चल रही है, ये भी हो सकता है, या वो चला रहा है, इस चीज का भी कोई सबूत नहीं है। और जो डिस्ट्रक्शन हो रही है या अभी होगी आगे आगे जाके, ये ह्यूमन की अपनी ही गलतियां हैं या उसकी वजह से है, ये भी तो प्रूफ नहीं है। तो तीन पावर जब तक उसको नहीं मिलती तब तक हम उसको मतलब गॉड का दर्जा नहीं दे सकते। गॉड का जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, ये तीन चीजें होना जरूरी है। मतलब जब वीडियो को कंक्लूड करें अगर तो आप कंक्लूजन पे क्या कहना चाहोगे आप? या आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, नहीं तो कंक्लूजन में क्या बोलना चाहोगे? कंक्लूजन में मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो थी मतलब इसमें मैं एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था और ये पॉजिटिव रोल प्ले करे थे, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं खुद गॉड पे बिलीव करता हूँ। हाँ, और उसका एक रीज़न भी है, और क्या बोलते हैं अपने बड़े सारे पर्सनल रीज़न होते हैं कि हम क्यों बिलीव करते हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं कि गॉड पे मैं इस तरह से नहीं मानता हूँ जैसे बाकी मानते हैं। मतलब गॉड जो है मतलब ये जो उन्होंने मॉरल वैल्यू जो एथिक्स जो एज मैसेंजर के रूप में दिए, ये सच है। मतलब अगर मैं रिलीजन को दो पार्ट में डिवाइड करूँ, जो यहाँ तक पार्ट है कि मतलब कि एक क्रिएटर है, उसकी हम क्रिएशन है, हमें इस क्रिएशन के अंदर वैल्यू ऐड करनी चाहिए, मतलब अच्छे काम करने चाहिए मॉरल वैल्यूज के थ्रू, जो उन्होंने समझाया है। मॉरल वैल्यूज मतलब कि इस तरह से कि कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो जाए, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो जाए, और वो एक्शन जरूर लेना जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो रही हो, मतलब अपने लिमिट्स के हिसाब से आपने वैल्यू ऐड करनी है, मतलब पुण्य जिसको हम बोलते हैं, और वो पाप वो हो गया। लेकिन हमें इस क्या बोलते हैं ये एक एडवाइस है कि मतलब उस हिसाब से नहीं करना चाहिए कि हम वैल्यू ऐड करें कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हम वैल्यू डिक्रीज ना करें कि हमें लालच में नहीं, हमें इस हिसाब से करना चाहिए कि हमारे पास कॉन्शियसनेस, हम ये जानते हैं कि किसी के अंदर पेन रिसेप्टर्स हैं एक लिविंग बीइंग में, तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। और क्या बोलते हैं हम मतलब हमें इस चीज़ का ज़्यादा पता है क्योंकि हम ज़्यादा इवॉल्व हो गए, बाकी ज़्यादा कॉन्शियसनेस हमारे पास है उधर मतलब उधर क्रिएशन से, ये चीज़ है। और मतलब मैं गॉड पे मानता हूँ। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ना, वो ये मानता हूँ कि मैं तो वो शायद लोगों ने ऐड किया कि जो मतलब ग्रंथों में भी है बहुत सारे रिलीजन के, कि जिसमें फीमेल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है,
और जिस पे क्या बोलते हैं ये पर्सनल लाइफ में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है कि ऐसे नहीं जीना, वैसे नहीं जीना, ऐसे नहीं करना, मतलब जो पर्सनल लाइफ है ऐसे करोगे तो पाप हो जाएगा, ये करोगे तो पुण्य है, ये करोगे तो ऐसे करके, मतलब जो बड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है जो पर्सनल लाइफ में बड़े सारे रिलीजन के ग्रंथों में है, वो चीज़ जो है वो गलत है, वो मैन मेड है, वो मैन मेड है। लेकिन जो नेचुरल लगता है, जो ऐसे थोड़ा अलग लगता है कि यार ये इंसान ने नहीं किया, वो चीज़ वही है जो क्या बोलते हैं क्रिएटर खुद है। इतनी इमेजिनेशन लगता नहीं कि किसी की होगी इतनी स्ट्रॉन्ग, वो सच में लगता है। जो अब अवशेष भी मिलते हैं, जैसे राम सेतु हो गया, जीसस क्रिस्ट के अवशेष मिलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के अवशेष मिलते हैं, वो आए थे, मतलब सारे प्रूफ हैं, तो वो गॉड हैं, वो ये मैं मानता हूँ ये सारे। लेकिन बात ये है कि क्या बोलते हैं जो लोगों ने मतलब इनकी जो टीचिंग्स है उनको छोड़ के इस चीज़ पे ज़्यादा बहस करते हैं कि वो थे वो थे वो थे। ये चीज़ नहीं रिलीजन होती कि मैं उसको मानता हूँ। रिलीजन मानने नहीं मानने वाली चीज़ ही नहीं है, रिलीजन है निभाने या करने वाली चीज़। जो उन्होंने मॉरल वैल्यूज और एथिक्स दिए थे कि हम उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके उधर क्रिएशन के अंदर वैल्यू ऐड करें, ये रिलीजन है। मतलब हम अच्छे से अच्छा काम करें, ये रिलीजन है। अभी तो यही लड़ाई है कि हमारा रिलीजन बढ़ा है या किसके भगवान ज्यादा। ये रिलीजन है। अगर कोई इंसान मतलब एथीस्ट है लेकिन वो ऐसा काम कर रहा है कि उसकी अपनी अर्निंग में से कुछ पार्ट जो है वो डोनेट कर रहा है, या फिर कोई ऐसे तरीके से कभी उसने बात नहीं की कि किसी को बुरा लगे, मतलब इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस है कि मेरा कोई ऐसा एक्शन है कि ऐसी कोई तरीके की बात ना हो जाए जो उसकी वजह से उसको बुरा लगे, ये चीज़ जो है वो अपने आप को रिलीजन को परफॉर्म करने वाली चीज़ है, वो मानने नहीं मानने वाली चीज़ ना, वो पढ़ने बहस करने वाली चीज़, बहस करने वाली भी चीज़ नहीं है। रिलीजन ये है कि मतलब जो उन्होंने मॉरल वैल्यूज एथिक्स जो मैसेजेस ने दिए हैं, अगर आप उनको अपनी लाइफ में उतार लो, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं 1-2% भी शुरू कर दो तो आपकी लाइफ जो 100% चेंज करने के काबिल है, वो 1%। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम रिलीजन के लिए बहस कर रहे हैं या अपने रिलीजन को ऊपर दिखा रहे हैं तो हम अपने रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। और लेकिन असलियत की बात ये ये एक ये भी चीज़ है कि अगर गॉड है तो वो सबको इक्वल मानता है, और अगर वो इक्वल नहीं मानता तो वो गॉड हो ही नहीं सकता। तो अगर है तो वो सबको इक्वल मानता है। जो सोशल हायरार्की वगैरह जो हुई है रिलीजन के अंदर, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ एक और चीज़ भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि वो जो वर्ण सिस्टम जो मतलब है, मतलब जिसके अंदर ऊंची जात और नीची जात वाला सिस्टम है ना, उसके अंदर सिर्फ ऑक्यूपेशंस डिवाइडेड थी। तो उसके बाद आगे चल के मैन मेड ने क्या किया कि उन्होंने सोशल हायरार्की कर दी कि जो गॉड की पूजा कर रहे हैं वो सबसे ऊपर है, जो क्या बोलते हैं बिजनेस कर रहे हैं और क्या बोलते हैं सोल्जर्स और रूलर्स हैं वो ऊपर हैं, और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो सारे नीचे हैं। ये एक बात तो मुझे वो सही है कि जो धर्म है वो निभाने वाली चीज है। अगर आप रिलीजन को अपनी लाइफ में उतारते हो तो वो सही मायने में आप उसको रिस्पेक्ट करो, ना कि अगर आप उसकी लड़ाइयाँ करोगे तो आपकी जो पूजा करते हैं जो क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं कि मंदिर जाना चाहिए फिर नहीं जाना चाहिए, इस हिसाब से तो नहीं जाते। तो ये हिसाब है कि ये उनके पर्सनल बिलीफ के ऊपर है, अगर उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब ये फायदा ऐसे माना गया कि क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उधर से। वो सारे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, जैसे डॉक्टर ईसारो मोटो में एक्सपेरिमेंट किया था कि जहाँ पे डिवाइन एरिया माना गया था, वहाँ पे उन्होंने मतलब वाटर को रखा था जहाँ पे मतलब माना गया था कि यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, लोग मतलब पूजा वगैरह करते थे, मतलब कौन से रिलीजन का वो लेना देना, लेकिन पूजा होती थी वहाँ पे, गलत काम नहीं होते थे। हाँ पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पे। उन्होंने पानी को रखा, नॉर्मल वाटर था तो वो बहुत नॉर्मल दिनों से भी ज़्यादा फ्रेश रहा, वो 15-20 दिन भी पार हो गए फ्रेश रहा वो। तो क्या बोलते हैं दूसरी साइड उन्होंने ऐसी जगह रखा जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं एक फैमिली थी, पता नहीं क्या हेट था, पता नहीं क्या, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते थे एक दूसरे से, बड़ी ज़्यादा हेट थी वहाँ पे। पानी जो है वो कुछ ही दिनों में 10-15 दिन से पहले वो खराब हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था कि पानी जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, और उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर जो चेंजेस आए वो उन्होंने चेक किए। तो उन्होंने ये माना कि हाँ भाई जो स्पिरिचुअल मतलब जब हम मतलब अटेंशन देते हैं किसी चीज़ पे, अगर वो सभी सृष्टि के कंसेप्ट में है, तो अगर हम एक मूर्ति में जो है वो पूरी अटेंशन लगा के करेंगे तो वो पावर उसी में ही आ गई समझो, क्योंकि हमने उस पर अटेंशन दे दी। तो ये चीज़ें उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं प्रूवन करके दी थी। तो अगर आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो ये आपके ऊपर, ये आपका बिलीव और आपकी मर्जी। लेकिन जब इसको थोपा जाता है तब ये चीज़ गलत है, तब ये गलत हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो किताबों में लिखा हुआ है कि ये इसमें लिखा हुआ है कि ये नहीं परफॉर्म करना, क्या बोलते हैं इस वाले क्या बोलते हैं श्लोक में, इस वाले क्या बोलते हैं श्लोक क्या होता है ग्रंथ और श्लोक में, वो जो ऐसे लिखा होता है कि जिसमें मतलब कि रिस्ट्रिक्शन होती है पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वो मैन मेड हो सकती है। मैं नहीं मानता कि गॉड किसी मतलब क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन करेंगे पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से क्रिएशन के अंदर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो चीज़ों मतलब जिसकी वजह से क्रिएशन के अंदर कोई वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई है, मतलब नील इफेक्ट है जो चीज़, उस चीज़ पे गॉड मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ गॉड जो है वो कभी भी सोशल हायरार्की मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ तो जैसे भी वही सोशल हायरार्की है वो बोल रहा था, मुझे वापस याद आया कि जो आप कह रहे हो कि कास्ट की बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाती है, तो वही जब हम देखें तो हमने मतलब हम अभी फर्स्ट ईयर की है ग्रेजुएशन में, तो हमने 10th और 12th में पढ़ा है, 12th में तो नहीं 10th में पढ़ा ही है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी
उसके अंदर जब हम ऐसे वर्ड्स सुनने को मिलते थे कि ये लिबरल क्लास है और ये इलाइट है, हम सुनने इलाइट क्लास और ये मोनार्की है और ये अलग अलग वर्ड सुनने को मिलते थे। तो ये वो जो बात होती थी 1859 1759 1740 1779 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था वो यही था। 18th सेंचुरी थी वो, है ना, 17 कुछ में 1740 1780 उस टाइम पे यूरोप वाली साइड इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को लेके इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन थी, मतलब कि यहाँ ये वाली जो क्लास ये है ह्यूमन नेचर है कि वो क्लासिफिकेशन करेगा। आप एक पर्टिकुलर नेशन को, पर्टिकुलर रिलीजन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, हर कोई करता है। अभी सब क्योंकि अब माइकल मूवी आई उसमें भी ये दिखाया था कि वो जिस स्टेज पे वो परफॉर्म करना चाहता था, विलेज इन एमटीवी स्टेज पता नहीं कौन सा था, वहां पे वाइट्स ही परफॉर्म करते थे, ब्लैक्स करते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से वही उसका नाम मतलब जैसे जिसके पास ज्यादा जमीन है, जो ज्यादा अच्छी लैंग्वेज बोल रहा है, जो ज्यादा जिसके पास प्रॉपर्टी है वो इलाइट क्लास में आएगा, तो उसके बाद लिबरल क्लास आएगी, ऐसे करके क्लासिफिकेशंस थी। फिर वही जब यूरोप का टाइटैनिक में भी आपने देखा ही होगा डिस्क्रिमिनेशन होता था वो। हाँ वैसे ही फिर यूरोप का पूरी वर्ल्ड में एक वो बन गया, कॉलोनियल सिस्टम बन गया, सारी मैक्सिमम कंट्रीज यूरोप की कॉलोनी बन गई, तो उन्होंने वो सारा कास्ट सिस्टम अलग अलग लोगों की है, ये भी कास्ट सिस्टम ही था। हाँ उनका ये भी कास्ट ही था। उन्होंने अपनी वहाँ पे कास्ट सिस्टम था, लेकिन जहाँ जहाँ पे वो गए उन्होंने उनके हिसाब से उनका कास्ट सिस्टम बना दिया अलग अलग जगह पे, तो वो जिसकी वजह से कोई पूरे वर्ल्ड में कास्ट सिस्टम अभी भी है, ये इंडिया में भी है। इंडिया में भी अगर आप मतलब कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्शन उठा रही है उसके लिए, लेकिन फिर भी ख़त्म तो अभी तक नहीं हुआ, वर्ल्ड के कहीं पे भी नहीं हुआ। अभी भी वुमेन्स को 1000 पहले वुमेन्स को यूरोप वाली साइड वहाँ पे भी अधिकार नहीं था, राइट टू वोट था, हम पढ़ते थे 10th की हिस्ट्री में। तो ऐसी बातें हैं, और ये हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए कि अब कंफ्यूजन अगर हम करें तो गॉड है या नहीं है, काफ़ी सारे हाँ ये बिलीव है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जो कि ये पूरी तरह से बोलते हैं कि हाँ गॉड है, और काफ़ी सारे ऐसे बिलीव्स हैं जो पूरी तरह से बोलते हैं कि कोई नहीं है, तो थर्ड पार्टी है ही नहीं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप महसूस कर पा रहे हो ये गॉड है तो आपके लिए है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन एट द एंड चीज यही रहेगी, चाहे वो हो या नहीं हो, आपने वैल्यू ऐड करनी है इस क्रिएशन के अंदर, वो रिलीजन का सही मतलब है। और अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करते हो, ये मान बैठूंगा ये चीज करूंगा तो वही उसका मतलब जो है वो असर होगा, मतलब ये चीज मतलब जो चीजें फिक्स है, मतलब ऐसे जीऊंगा, ऐसे करूंगा, ये ताबीज पहनूंगा, ये चीज करूंगा, ये जो सारी फिक्स चीजें हैं जो वहम है, ये चीजें आप मानो या नहीं मानो, लेकिन पहले जो क्रिएशन के अंदर वैल्यू ऐड करना, जो उनकी मॉरल वैल्यूज और एथिक्स जो मैसेंजर्स ने दिए हैं अपनी लाइफ में उतारना, जो है ये उनकी पहली भक्ति है, और फिर इनको उतार के मतलब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, ये पहली मतलब भक्ति है। तो यहाँ पे हम अपने इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो नया टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहो या फिर हम बात करें, यहाँ नया टॉपिक अगली वीडियो में आ जाएगा, हम फिर सीधा उस वीडियो के साथ ही बताएंगे आपको अगली वीडियो का टॉपिक क्या है हमारा। तो अभी के लिए आप सबसे जय श्री राम और बाय बाय।